अच्छा, अब आ जाते हैं जिसकी वजह से पिछली बार लोगों ने काफी चर्चा की थी अपने बारे में, रियल एस्टेट के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आपका रेंट बढ़ गया है क्या उस बात से? आपका जो फ्लैट फेमस हो चुका है। और अंकल जी को फायदा तो हो ही गया होगा, इतना फेमस फ्लैट है, लोग भी खरीदने आएंगे तो ज्यादा कीमत देंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं बॉम्बे में था, हाँ। तो किसी से मिलने गया था, तो एक टावर में थे वो, तो मैं 31st फ्लोर पे घर था। तो मैं लिफ्ट में घुसा उनके साथ। लिफ्ट में एक लेडी थी, तो उसने मेरे को आइडेंटिफाई किया, एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट शी सेड वाज, अरे आप तो वो ना जो 4.5 करोड़ के घर में 70,000 रुपए किराया देकर रहते हो। तो मैंने बोला, मैडम आपने जो भी पॉडकास्ट देखा है ना, वो अगस्त से पहले का देखा होगा, क्योंकि अगस्त में मेरा रेंट 75,000 हो गया है। तो अभी वही घर का मैं 75,000 रुपए का रेंट दे रहा हूँ। तो यस, मेरा रेंट बढ़ा है, आपने सही बोला, बट वो 2 साल बाद बढ़ा है। तो मैंने अगस्त 2022 में रेंट पे लिया था 70,000 रुपीज में। अब अगस्त 2024 जब निकला तो 75,000 का वो रेंट कर दिया गया है अगले 2 साल के लिए। बट उसमें भी आपने नल पंखे ठीक कराई ली? हाँ, सब कुछ ठीक कराया मैंने, पूरे घर को रिपेंट करवा दिया। उनका 1 लाख रुपए का खर्चा करा दिया मैंने। ये हमें भी दिलवा दो ऐसा। अच्छा, उसके ऊपर बातें काफी हुई और काफी ऊपर की लेवल तक बातें हुई, काफी सारे लोगों ने उसके ऊपर बात की, और उसमें कहा गया कि ये गलत दिशा में लोगों को लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गलत तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है कि अपना खुद का घर मत खरीदो, रेंट पे रहो। खुद का घर खरीदोगे तो खुद की ओनरशिप होगी, हालांकि अपन ने उसमें कहा था कि ओनरशिप तुम्हारी नहीं, बैंक की होगी। उनका कहना था कि अरे तो तुम रेंट भी तो उतना ही दे रहे हो, तो EMI भर लो उतना, क्या प्रॉब्लम है। ये एक चीज थी। सही है। दूसरी एक चीज ये थी, लोगों का कहना था कि घर बस इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिसीजन है। तो अगर ऐसे में कोई घर खरीद रहा है तो क्या वो गलत कर रहा है? मैं आपको ना एक अपने फ्रेंड की बात बताता हूँ। वो मेरे साथ अभी घर पे डिनर पे आया, तो उसका एक छोटा भाई है, अभी शादी हुई उसकी 2 साल पहले, अंकित। हाँ, उसके ब्रदर का नाम अंकित है। तो अंकित और उसकी वाइफ दोनों आए थे, हम लोग बैठे डिनर कर रहे थे, एंड दे बोथ वर्क इन नोएडा, और उनकी जॉइंट इनकम है, अच्छी IT कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉइंट इनकम है करीबन महीने की 1.5 लाख रुपए। ओके, ठीक है, विच इज अ गुड इनकम। अब शादी हुई तो थोड़ा पेरेंट्स की तरफ से, दोनों तरफ से प्रेशर था, एंड दे बॉट अ हाउस। उन्होंने घर खरीदा नोएडा में। तो घर खरीदा, एक अच्छा घर ले लिया, 3 बेडरूम हॉल किचन। ठीक है, तो 3 बेडरूम हॉल किचन का जो घर लिया, उसका डाउन पेमेंट तो फादर इन लॉ इन लोगों ने मिलके दे दिया कि चलो बच्चों को गिफ्ट कर देते हैं टाइप्स। पर आज जो उनकी EMI है वो 1 लाख रुपए महीना है। अरे बाप रे। 1.5 लाख रुपए की उनकी इनकम है और 1 लाख रुपए महीने की उनकी EMI। अभी जब वो 12 लाख का फ्रीडम अनाउंस हुआ था रिसेंटली, तो सबसे पहले वही खुश होकर मेरे को फोन किए, बोले चलो अब थोड़ा सा हमारे पास स्पेस ज्यादा बचत हो जाएगी। अब आप सोचो सृजन भाई कि एक यंग कपल, पहले तो उनको 3 बेडरूम की जरूरत क्या थी? नहीं थी। ठीक है, दूसरा, अपनी इनकम का आपने कितना परसेंट दे दिया? ऑलमोस्ट 70% आप EMI में दे रहे हो। तो आप जीवन कैसे जियोगे? आप उस घर में खुश कैसे रहोगे? तो आप घर लीजिए। मेरे बातों को थोड़ा आउट ऑफ इमरजेंसी फंड वो सब तो डाला ही नहीं अभी। मैं उससे पूछा उससे डिनर पे, मैंने बोला कि तुमने, क्यों अपना तो सिस्टम वैसे ही चलता है ना, बकेट। तो इमरजेंसी फंड नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। कौन है इमरजेंसी फंड? पापा है और हमारे ससुर जी हैं, ये लोग हमारे इमरजेंसी फंड्स हैं। वो भी कब तक हेल्प करें? नहीं, मैं कहता हूँ हेल्प कर सकते हैं। तुम्हारी सक्षमता कहाँ है? इंडिपेंडेंस कहाँ? तुम्हारी सक्षमता कहाँ है? तुम 2 इतने हाई पेइंग जॉब्स में हो, 1.5 लाख रुपए महीना एज अ कपल कमा रहे हो, तुम्हारी सक्षमता कहाँ है भाई? तो पहला मुद्दा ये हुआ कि उन्होंने 3 बेडरूम ले लिया। दूसरा, 70% EMI दे रहे हैं। तो जो हमारी रील्स कुछ कटी, वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गई, वायरल बहुत गई, वो नो डाउट 70 मिलियन चली गई। बट मैं थोड़ा उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहता हूँ। पहली बात है, मैं घर खरीदने के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं। ये आपका पर्सनल डिसीजन है, इमोशनल डिसीजन है। सम डिसीजंस इन लाइफ आर फाइनेंशियल, सम डिसीजंस इन लाइफ आर मनी डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजन प्योर एक्सेल शीट पे लिए जाते हैं, मनी डिसीजंस इमोशन के साथ लिए। पर इमोशंस के लिए भी औकात होनी चाहिए। इमोशन के लिए भी औकात होनी चाहिए। अब अगर आपने अभी शुरुआत में एक बात बोली थी कि एक बंदा जिम में है और वो क्षमता से ज्यादा उठा रहा है तो परेशानी में रहेगा। बिल्कुल। तो आप भी तो क्षमता से ज्यादा उठा रहे हो। The thumb rule says, अभी मैं आपको इसका एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सालाना इंटरेस्ट 25,000 करोड़ है। गुड और बैड? गुड ही होगा, क्योंकि वो पैसा उठा के लगा रहे इंडस्ट्री में, उससे और गिरा था। तो हम इसको मेजर किसके अगेंस्ट करेंगे सृजन? हम इसको मेजर करेंगे अगेंस्ट देयर इनकम।
उनकी इनकम है 1.25 लाख करोड़, जिसमें से वो 25,000 करोड़ ब्याज देते हैं। तो उनकी क्षमता है 100 किलो का डंबल उठाने की, वो 20 किलो का उठा रहे हैं, यानी वो 5 बार ब्याज दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंफर्ट। ये आपने कंफर्ट के हिसाब से बिजनेस किया। अब लोग सुन 25,000 करोड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, उन पे 3 लाख करोड़ का। अरे मैं कहता हूं तुम पे 3 लाख का उधार है ना, वो ज्यादा है, उस पे 3 लाख करोड़ का उधार बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि उसमें क्षमता है। वो 100 किलो का डंबल उठा सकता है, अभी 20 का उठा रहा है। तुम्हें लग रहा है 20 बहुत है तुम्हारे लिए, पर उसके लिए तो 100, उसका तो 100 है भाई। बिल्कुल। तो आपकी क्षमता क्या है पहले वो देख लो। आपकी EMI कैनॉट बी मोर देन 40% ऑफ योर नेट टेक होम इनकम। अगर आपकी नेट टेक होम इनकम 1 लाख रुपए है तो 40,000 से ज्यादा की EMI आप मत रखो, नहीं तो हिल जाएगा सब नहीं तो चीजें। पेन में रहोगे, बहुत पेन में। 40,000 भी हम अपर साइड पकड़, हायर अपर साइड पकड़ रहा हूं, वहां तक तो Max, जाना भी नहीं चाहिए। वो मैं क्यों पकड़ रहा हूं, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं हर साल आपकी 7% इनकम की ग्रोथ हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके ये नंबर 30% हो जाएगा। हाँ। अगले 3-4 साल में ये नंबर 30% हो जाएगा। ओके, तो आप और वो कम कर लो। कैलकुलेशन पकड़ के हम 40,000 पकड़ रहे हैं। 40% पकड़ रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको वो महंगा आईफोन भी लेना है, फिर आपको कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे भी जाना है, फिर आपको दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पे जाना है, फिर आपको गुच्ची की बेल्ट भी लेनी है, महंगे फिर आपको sneaker महंगी लेने गाड़ी हैं। भी लेनी है, स्नीकर्स भी लेने 20-20, 25-25 हजार रुपए के। वो कहाँ आएंगे भाई? तो अब आप 1 लाख रुपए, वो इतने स्ट्रेस में थे दोनों, इतने स्ट्रेस में थे, बोलते सर 50,000 रुपए बच रहा है, उसमें घर भी चलाना है, बिजली का बिल भी देना है। नोएडा में बिजली का बिल 8-8 हजार रुपए का उनका आ रहा है। अरे बाप रे, 8,000 रुपीज 2 लोगों के फिक्स्ड लिए। कॉस्ट। तो ये घर भी तो बड़ा है। घर बड़ा है ना, उसकी फिक्स, उसकी मेंटेनेंस मेंटेन 4 रुपए स्क्वायर फीट की मेंटेनेंस है। 1800 स्क्वायर फीट का घर है, बताओ कितना हुआ जी? 7200 रुपए का तो ये हो गया। तो 7200 रुपए ये चला गया, 5-6 हजार की इलेक्ट्रिसिटी, 12-13 हजार रुपए तो ये साफ हो गए। कितने में से? 50,000 में से। वो घर के लिए चलाएंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अगर आप एक घर की देखो तो वो बहुत महंगी पड़ती है। हम बहुत सारी चीजें मिस करते हैं। अब जो मैं 75,000 देता हूं उसमें मुझे मेंटेनेंस नहीं देनी नहीं पड़ती, देनी पड़ती। हाँ, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है जो मैं कंज्यूम करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। पानी का देना पड़ता है, पानी बहुत सस्ता होता और है। वो आपके हाथ में है, वो कितनी मेरे यूज हाथ में। करनी की उतनी नहीं करनी। तो मेरी और पानी तो आपका फ्री कर दिया था हाँ, पानी का हमारा फ्री था, अभी होपफुली पिछली रहे। गवर्नमेंट। तो पॉइंट ये है कि आपको अपना मैथ कर लो। अगर यही वो घर 2 बेडरूम का लेते, हाँ। उनकी EMI होती 50,000, 60,000, तो वो कितने अच्छे से जीते। उनका मेंटेनेंस आता 4,000, बिजली का बिल आता 2-3 हजार, 7-8 हजार में वो काम हो जाता। एक उनके पास क्वेश्चन होता जहां वो इन्वेस्ट कर सकते थे। ना आज वो बेचारे इमरजेंसी फंड क्रिएट करने लायक बचे, ना वो आज सोच के जाते भाई हमारे को घूमने जाना है। तुम यंग हो, एक लड़का 28 साल का, लड़की 26 साल की है, मन करता है यार कि चलो हम दुबई घूम के आते हैं, उत्तराखंड चले जाते हैं। यार, परेशान। अभी नहीं घूमोगे तो कब घूमोगे? तो मैं यही चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गई थी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यार ऐसा मत करो कि आपकी क्षमता 20 किलो का डंबल उठाने की और आप 50 किलो का डंबल उठा रहे हो। आपकी सांस रुक जाए बेसिकली, आप मर जाओगे यार। और वही हो रहा है। अब जब तक वो 2.5 लाख की इनकम पे नहीं पहुंचते, वो हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, बिल्कुल। विच विल टेक देम एटलीस्ट 5 years। तो उन्होंने 5 साल का स्ट्रेस बांध लिया ना, वो भी 28 की उम्र में। पीक मतलब पीक हैप्पीनेस टाइम में आपकी शादी हुई है, नहीं एक अलग जोश होता है यार, इधर चलेंगे उधर चलेंगे, बाइक खरीदेंगे या फिर महंगी कोई चीज इंडल्जेंस करेंगे, तो आपने सब कट ऑफ कर दिया यार। और जिसकी वजह से उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कम हो गई, जीरो हो गई है। हाँ। अब दोनों नोएडा में ही है। हाँ। अगर किसी को बैंगलोर में जॉब लग गई तो बताओ क्या करेंगे? 2 रेंट कैसे देंगे? 2 रेंट कहाँ से देंगे? बहुत सारे फैक्टर्स हैं आज जो लाइफ आपकी जो है वो थोड़ी अग्रेसिव हो गई है। लाइफ की फिक्सेटेड नहीं है, आपको कहीं कहीं अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कभी कहीं मिल सकती है। तो मैथ कर लो, और मैथ के हिसाब से अगर आपका मामला जम रहा है, यानी आप 40% अपनी EMI, अपनी इनकम की EMI के अंदर अंदर रहते हो, तो कृपया करके घर लो। मेरा कोई, मैं कौन होता रोकने वाला? बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैथ कर लो बस। तो और हमेशा याद रखना कि जिंदगी में आपकी पर्सनल कंपाउंडिंग आपके घर के कंपाउंडिंग से ज्यादा तेज होगी। अंकित भाई, जो घर मैं बॉम्बे में रहता हूं, मेरे पेरेंट्स रहते हैं, जब मैंने जॉब चालू किया था, मैं उस घर को लोन लेके नहीं खरीद सकता था। आज मैं कैश डाउन करके 5 बार खरीद सकता हूं। तो पिछले 20 साल में कौन ज्यादा बढ़ा, घर या मैं? ऑब्वियसली मैं। घर तो वही रह गया, आज भी खरीद सकता हूं। आज तो मैं और आराम से 4 बार खरीद सकता हूं। सो माय पॉइंट इज, उससे बड़ा घर खरीद सकते उससे हो। बहुत बड़ा घर खरीद सकता हूं, बहुत अच्छी जगह पे खरीद सकता हूं, बहुत अच्छी बिल्डिंग में खरीद सकता हूं। तो कुछ चीजें आपको लाइफ में अर्ली में अपने ऊपर निवेश करना है, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, इन सब पे जरूरत है। तो पहला पॉइंट तो मेरा बस घर को लेके आपसे एक ही निवेदन है कि लेट मैथ शो यू द पाथ।
कि मैथ जो कहता है ना उसी से अपना पाथ डिसाइड करो। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि घर खरीदने की कोई एज हो सकती है कि यहाँ तक ना खरीदो तो बेहतर होगा, खरीदना है तो खरीद लो भैया, बट 40 के बाद घर खरीदना ठीक है, उससे पहले खरीदना ठीक नहीं है? देखिए पर्सनल चॉइस है सृजन कि किसको कब घर खरीदना है, एब्सोल्यूट पर्सनल चॉइस है। क्योंकि काफी सारे क्रिएटर्स कहते हैं कि अरे घर तो अभी नहीं खरीदना चाहिए, 40 के बाद खरीदना चाहिए। पर्सनल चॉइस है सृजन, बहुत पर्सनल चॉइस है, बिकॉज घर के साथ है ना बहुत मैसिव एक चीज है, वो है इमोशन और स्टिग्मा। ठीक है, तो स्टिग्मा ये है कि कल को आपकी शादी नहीं होगी क्योंकि आपके पास घर नहीं है। हाँ. ये एक स्टिग्मा का प्रॉब्लम है। लव मैरिजेस हैं तो वहाँ इतना इशू नहीं होता, बट जहाँ अरेंज मैरिजेस है वहाँ तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस जनरली इंडियन कल्चर में आते हैं। सेकंड चीज है कि आपको पेरेंट्स से प्रेशर होता है, ग्रैंड पेरेंट्स से प्रेशर होता है, बिकॉज वो अलग अलग युग से रहते हुए आए हैं। राइट। वो आज के युग को समझ नहीं पाते, डिजिटल एसेट्स को नहीं समझ पाते, ये सारी चीजों को नहीं समझ पाते। उन्होंने देखा कि जमीन सबसे ज्यादा वैल्यू देती है, अपार्टमेंट्स भी बड़े हैं वैल्यू में कुछ उनके जमाने में वो बेस्ट एसेट क्लास था और वो मोस्ट अवेलेबल एसेट क्लास था। तब इक्विटी इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था। तो एक बार बीच में वो आया। अभी देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। अक्षय कुमार ने 2017 में घर खरीदा 2 करोड़ 85 या 2 करोड़ 90 लाख का। उस पे 7-8% ड्यूटी व्यूटी भरी, वो सब करा। और अब जाके 2025 की शुरुआत में या 24 के एंड में, आफ्टर 7 to 8 years, उसने वो घर बेचा है करीबन 4 करोड़ 30 लाख में, अपार्टमेंट। ठीक है, वो भी एक हमारा रील को बहुत क्वेश्चन आया था कि अपार्टमेंट की वैल्यू नहीं, उसके ऊपर तो आएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो सारे जवाब लूंगा आज आपसे मिलॉर्ड। ठीक है बिल्कुल, कटघरे पे आप आपके अंदर सारे सवाल पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो अगर आप उसका CAGR निकालो तो द CAGR ऑफ दैट अपार्टमेंट इज 6%। एफडी से भी कम है। एफडी में भी डाल दिए होते तो एफडी में डाली होते ज्यादा अच्छा, टेंशन भी नहीं होती कि अच्छा, जो अच्छा अगर उस आदमी ने लोन लिया हो हाँ, तो वो तो और भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोन ही 9% पे है, बचा ही नहीं, लॉस में हो गया, लॉस में होगा, उसका इक्विटी वाइप आउट हो जाएगा। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डेवलपर्स, टॉप 3 डेवलपर्स ऑफ बॉम्बे, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशंस ऑफ बॉम्बे, जहां मतलब टॉप ऑफ द क्लास लोग रहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अपार्टमेंट के प्राइसेस उस स्पीड से नहीं बढ़ते हैं जिस स्पीड से लैंड के प्राइसेस बढ़ते हैं, बिकॉज लैंड इज स्कार्स। एक बार वो जमीन चली गई तो चली गई, ठीक है, बट अपार्टमेंट्स कैन बी प्लेंटी। अगर एक लोकेशन ओपन हुई 5000 एकड़ की तो, और वहां पे अपार्टमेंट्स चालू हो गए, तो 10 साल बाद जाके जब, या 20 साल बाद जाके जब वो एरिया पूरा डेवलप होगा तो पहले सेट ऑफ जो अपार्टमेंट्स बने थे वो झरझर हो जाएंगे तब तक। पर अगर आप उसी टाइम पे उस जगह पे फ्लैट की जगह लैंड खरीद लो और 10 साल होल्ड करो तो लैंड की वैल्यू 10x 20x 30x कुछ भी हो सकती है फिर, क्योंकि डेवलपमेंट चालू हो। जैसे अभी जेवर एयरपोर्ट के आसपास हुआ, बहुत लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। अयोध्या में हुआ जब राम मंदिर अनाउंस हुआ। दीस आर अपॉर्चुनिटीज। तो ट्राई करना चाहिए कि जब भी आपको घर खरीदना हो वो लैंड वाला खरीदे, ना कि अपार्टमेंट वाला। देखिए कुछ सिटीज में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो जैसे मुंबई की मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर आपका टिकट साइज ही 1-2 करोड़ है तो आप वैसे भी इंडिया में गांव खेड़े में ही लैंड ले सकते हो। मुझे लगता है बहुत तो कहीं लैंड ले नहीं सकते, बहुत महंगी हो गई है। अगर आप सिटी में हो तो आपको तो अपार्टमेंट ही लेना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए अपार्टमेंट को कभी इन्वेस्टमेंट मत देखो, अपार्टमेंट को ये देखो कि मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूं। टायर 2 में तो अभी भी मिल जाता है, टायर 2 में अगर बट वहां पे फिर क्यों अपार्टमेंट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं? देखिए ट्रेंड वाली कल्चर बढ़ रहा है, ट्रेंड वाली बात, मॉड्यूलर कल्चर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। बट उसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं भोपाल में रहा हूँ। अब भोपाल एक स्पेसिफिक टियर 2 सिटी है, उसमें ना बड़े रिस्ट्रिक्टेड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस आए, भरने में बहुत ताकत लगी उनको, सालों साल वो वेकेंट रहे। अब जाके धीरे धीरे पिकअप हुए, ठीक है, जब डेवलपमेंट उस तरफ मूव करी। तो आप कौन से टाइम पे उसको कैप्चर करते हो, कौन से टाइम पे रहते हो, कौन से टाइम पे नहीं रहते हो, वो बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कमेलियास का एग्जाम्पल देता हूँ। 2013-14 में कमेलियास में एक घर 18-20 करोड़ रुपए का होता था, आज 100 करोड़ का है। पर वो 100 करोड़ की जो लास्ट के लेग की जर्नी है ना, वो पिछले 3 साल में ही हुई है। ओके, 3 साल पहले तक यही घर आपको 30 करोड़ के आसपास ही मिल रहा था। क्यों? क्योंकि ना स्टार्टअप्स वालों को एग्जिट मिले थे तब तक, अब कुछ स्टार्टअप्स वालों को एग्जिट मिले, मार्केट्स ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। और रियल एस्टेट का साइकिल बड़ा सिंपल है, जब मार्केट परफॉर्म करती है उसके 1 साल बाद रियल एस्टेट परफॉर्म करता है, पैसा शिफ्ट होना चालू होता है, लोग सेफ एसेट्स की तरफ मूव करते हैं। हाँ यार, मैंने यहाँ 1 करोड़ डाला था, वो बाई चांस 10 करोड़ हो गया, चल एक 5 करोड़ का घर खरीद लेता हूँ, सेफ हो जाऊंगा। क्योंकि उतना क्योंकि जो आदमी 1 करोड़ के साथ रिस्क लेता है ना, वो 10 करोड़ के साथ उतना रिस्क कभी नहीं लेता। और HNIs अपने प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर उसको कहीं शिफ्ट करते हैं, एसेट एलोकेशन की भी उनका रोटेशन, एसेट एलोकेशन है। तो इस वजह से बहुत अपार्टमेंट्स के प्राइस बढ़े। फिर वो लोकेशन इरिप्लेसेबल है, इट्स गोल्फ कोर्स रोड इन गुड़गांव, इट्स एन इरिप्लेसेबल लोकेशन, वो लोकेशन वापस नहीं आ सकती। तीसरा, नो रिच पर्सन बाइज एन अपार्टमेंट, ही बाइज अ नेबरहुड।
कोई भी अमीर आदमी अपार्टमेंट नहीं खरीदता, वो नेबरहुड खरीदता है। वो एक सर्कल में आना चाहता है। हाँ, क्योंकि वो पता है मैं जब सुबह यहाँ अपना डॉगी घुमा रहा हूँ तो एक और बड़ा आदमी डॉगी घुमा रहा होगा, हमारे डॉगीज एक दूसरे के साथ मिलेंगे, हमारा हैंडशेक होगा और मेरी एक डील हो जाएगी जो 100 करोड़ रुपए बना देगी। हाँ। तो दे डोंट थिंक लाइक कि यार मैं यहाँ का क्लब हाउस यूज करूंगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे जिम है, वो सब तो या इतने आम स्क्वायर चीज़ है। फीट का फ्लैट है, वो हाँ, सब नहीं फर्क सोचता ही पड़ता। नहीं है। अच्छा, उसको अपने घर में पार्टी थ्रो करनी है किसी इन्वेस्टर को, तो बोलेगा यार Camellias में आ जाओ। 40th फ्लोर क्लब पेंट हाउस, उसको गूगल मैप की लोकेशन नहीं भेजनी पड़ेगी। हाँ, इट्स एन एड्रेस। सो पीपल डोंट बाय अप, रिच पीपल नेवर बाय अपार्टमेंट्स, दे बाय Status buy एड्रेस। कर रहे हैं वो। वो एड्रेस बाय करते हैं ताकि उनकी डील्स हो सके आसपास, वो उस क्लब में आ जाए। जैसे आपको एक दिल्ली गोल्फ क्लब है, उसका मेंबर बनने के लिए आपको पहले तो 50 साल वेट करना पड़ेगा और उसके बाद 25-30 लाख रुपए लगेंगे। तो क्यों है 50 साल की वेटिंग? एक्सक्लूसिविटी क्योंकि वो एक्सक्लूसिविटी है। तो दीज आर एक्सक्लूसिव अपार्टमेंट्स, एक्सक्लूसिव लोकेशंस, और इसलिए इनकी वैल्यू बढ़ती है। पर अगर आप इनका भी CAGR निकालो तो निफ्टी 50 से कम है। ओके, अगर आप इनका भी CAGR निकाल लो तो निफ्टी 50 से कम है उस ड्यूरेशन का। अगर आप, वही मैं बताऊं, 20 करोड़ का घर 12 साल बाद 100 करोड़ का हो गया तो 5x ही हुआ ना। आप निफ्टी 50 देखो कितना था 2012-13 में। और हम ये ऐसे पकड़ते हैं कि ये देखो 3 साल में 100 करोड़ का हो गया, अपन रिसेंट हिस्ट्री पकड़ते हैं, जिसकी Precisely. वजह से हमें लगता है कि रियल एस्टेट में काफी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, वहां पर काफी ज्यादा पैसा बन सकता है। देखिए, आप बाय चांस उस अपॉर्चुनिटी साइकिल में आ गए, हाँ। तो आपका नसीब है। Right. जैसे आप 2020 में आपने निवेश चालू किया तो आपको तो लगेगा दुनिया मजेदार है, ऐसे ही बहुत बाहर है यार, इतना ही तो होता है। अब देखो कुछ देर तो गुजारो, 2025-26 देखो, फिर देखो मजा आ कितने लोग जाए। छोड़ के जाते हैं। सो पॉइंट इज, छोटे होराइजन्स पे मत देखो। एक बार मैंने एक एनालिसिस की थी, एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है बॉम्बे में, बहुत प्रोमिनेंट है, वर्ली में, सी फेस पे, 1975 से उसका मतलब बना था उसमें। वो अलग है जिसमें इन्फोसिस दरिया, वालों के भी समुद्र मंथन ऐसा कुछ हाँ, समुद्र समथिंग है, राइट, यू आर राइट। लोग बता देंगे कमेंट हाँ, में। बहुत comment में फेमस बता है, देंगे। बहुत फेमस है। कमेंट्स में आप गेस कर लो। बहुत प्यारी बिल्डिंग है और AA+ लोग रहते हैं वहाँ पे। इन्फोसिस के फाउंडर्स और फाउंडर ये है, सब हाँ, रहते वहाँ पे हैं। पटनी साहब हैं जो वंडर मार्बल के मालिक हैं, बहुत बड़े बड़े लोग। अच्छा, मुझे दिशा पटनी लगा। शायद उनको तो आजकल कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उसका ना CAGR निकाला फ्रॉम 1975 टू 2010। ठीक है, अब सोचो 1975 में बड़ा सस्ता था वो ना, अगर वो तो वैल्यू टर्म्स में ही बहुत सस्ता था, एंड द CAGR वाज 12%। ठीक है, तो अब 12% का CAGR, निफ्टी का कितना था आप उस जमाने में तो FD देती थी। हाँ, उस टाइम में तो 14% तो FD देती थी। तो पॉइंट क्या है कि अगेन बहुत छोटे होराइजन्स पे जब आप चीजों को चेक करोगे तो वो आपको भ्रमित कर सकती है। इसलिए आपको 20-25 साल का एक होराइजन जरूर चेक करना चाहिए कोई भी लोकेशन के लिए। हमने प्रॉपर्टी खरीदी एक हमारे नेटिव में 2014 में, 24 में बेची, एग्जैक्टली सेम प्राइस पे, लैंड, हाथ जोड़ के। ले लो भाई, 100-200 तो कम हम कर तो लो, गलत ले साइकिल लो। में फंस गए ना। हाँ। ऐसे कितने लोग होंगे जो गलत साइकिल में फंस गए। बॉस, न्यूज पे मत जाओ, और न्यूज पे जाते हो तो डबल क्लिक करो, जैसे मैंने अक्षय कुमार की न्यूज पे डबल क्लिक किया। अरे यार 2 करोड़ 80 वाली चीज 4.5 की हो गई। अरे देखो तो सही, मैथ तो कितने देखो साल, यार। क्या कितने हुआ? साल, कब, कितना स्टैम्प ड्यूटी, कितना इलिक्विडिटी उस एसेट का। और वो अक्षय कुमार है, उसके लिए वन ऑफ है यार, उसके चुरमुरा उसका है। 1% भी नहीं है पोर्टफोलियो का। बिल्कुल, तो उसके लिए चुरमुरा है, उसने बेच दिया, खरीद लिया, बेच दिया, दोस्ती यारी है जो बिल्डर है उसके साथ। हाँ, Maybe क्या free पता में मिल ही मिला गया हो। वो ऐड हाँ। करके। क्योंकि एक अभी हम पुणे में देख रहे थे, ब्रोकर बताता है यहाँ पे सचिन का फ्लैट था जब ये बिल्डिंग लॉन्च हुई थी। बोला अच्छा कैसे, उन्होंने खरीदा था? नहीं, बोलता है जो बिल्डर था उसने दिया था ताकि प्रमोशन हो जाए। अब आपको मैं एक और, ये कितना इंटेलिजेंस है सब में, और ये इंटेलिजेंस की वजह से हमारे जैसे लोग बिफूल्ड हो जाते हैं। अभी पीछे एक शार्क टैंक का एपिसोड आया जिसमें एक कंटेस्टेंट ने 10 लाख रुपए के स्नीकर्स पहने हुए थे, बड़ा फेमस हुआ था वो। जी, जी। तो उसका ना किसी ने रील बनाई बाद में, मेरा दोस्त ही है जिसने उसको जाके मिला और उसके साथ एक रील बनाई। उसने बोला ये 10 लाख है ना हमारी मार्केटिंग कॉस्ट है। ये जूते जो हमने पहने थे ना, ये सिर्फ बुलवाने के लिए पहने थे कि वो आदमी बस बोल दे कि 10 लाख के जूते हैं। क्योंकि ये चीज लोगों के यहाँ टिक जाएगी, फिर वो हमें ढूंढेंगे और हमारे जूते खरीदेंगे। बोले ये तो हमारा मार्केटिंग कॉस्ट था जो हमने ऐसे रिकवर कर लिया। तो तुम सोच रहे हो कि वो बेवकूफ है 10 लाख के जूते पहनता है, वो समझदार है, वो व्यापारी है, उसने वो 10 लाख रुपए का भी निवेश कर दिया। और जितने व्यूज आए ना वो 10 करोड़ में भी नहीं वो आते 10 शायद। करोड़ में भी नहीं ला सकता था उतने व्यूज, वो 10 लाख के जूते की वजह से। जब अमन गुप्ता ने कहा कि यार इसको देखो, इसने 10 लाख के जूते पहने हुए हैं। हर चीज
एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, हाँ। बहुत सारी चीजें इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जैसे हमने वो समुद्र वाली बिल्डिंग का एग्जांपल लिया, अब इन्फोसिस का जो मालिक है वो ये तो नहीं बोलेगा ना कि जहां मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा मैं टियर 2 के जाके किसी कोने में रहूंगा। बिल्कुल। उसको रहना उसी सर्कल में पड़ेगा, उसका काम रोज वहीं पड़ रहा है। बिल्कुल सही है। तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कर रहा, उसकी जरूरत है वो। बिल्कुल। देखिए, व्यापारी लोग जब घर बनाते हैं ना, तो वो घर भी एक ऑफिस होता है। हाँ, क्योंकि वहां लोगों को इनवाइट करते हैं, मिलते हैं। अब जैसे मैं एक व्यापारी को जानता हूँ नागपुर में, दे आर वेरी बिग, एंड उनका घर अगर आप देखो ना, तो वो घर 18,000 स्क्वायर फीट का, और वो मेरे को लगता है घर के अंदर मंदिर नहीं है, मंदिर के अंदर घर है। अच्छा। मतलब इतना सुंदर बनाया हुआ है। हाँ। तो आपको ऐसा लगेगा किसी शेख का घर है, इतना गोल्ड और ये, और वो अपने बोले यार ये देखो क्या पैसे वेस्ट कर दिए। पर उस घर में कोई आ गया ना, तो वो डील किए बिना उठेगा नहीं। उसको कॉन्फिडेंस आएगा, यार इस आदमी के साथ मेरा पैसा सेफ है, इसके साथ मैं बिजनेस कर सकता हूँ। जो घर पे इतना लगा सकता है, वो कितनी बड़ी मानसिकता का आदमी है। तो दीज आर मार्केटिंग। कितना सक्सेसफुल आदमी कितना है। सक्सेसफुल आदमी है। और आप जब किसी के घर जाओ, उसके घर इतनी विशाल प्रतिमाएं हो भगवान की, और वो बोले उनके यहाँ 10 तो पंडित पेरोल पे है, तो उन्होंने बोला ठीक है आइए अभिषेक कीजिए, डाली, तो एक आपका ना कनेक्ट बन जाता है। हिंदुस्तान में कनेक्ट बनाने का भी तो यही तरीका है ना। बिल्कुल। आप किसी को घर पे आमंत्रित करते हो, उसको बोलो थाली पकड़िए, पूजा कीजिए, और आपका टिक्का होगा, ये होगा। तो ये सब चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। हाँ। तो ये जितने बड़े व्यापारी लोग हैं ना, जब घर में किसी को होस्ट करते हैं, तो वो ये सब चीजों का बहुत टेक केयर करते हैं, और इसके लिए वो अपने घर को AA+ लेवल का बनाते हैं। क्योंकि वो हल्के लोगों को तो होस्ट करते नहीं ना, उन्हीं के स्टैचर के लोगों को होस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। सो प्लीज डोंट कंसिडर एनीथिंग ऑन द फेस वैल्यू। मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ। क्या जैसे हमने कभी भी अपार्टमेंट की भी बात करें, तो अपार्टमेंट एज आई सेड, पीपल आर नॉट बाइंग अपार्टमेंट, दे आर बाइंग एड्रेसेस। वो एड्रेस खरीद रहे हैं, अपार्टमेंट नहीं खरीद रहे। उनको नहीं फर्क पड़ता अंदर 6,000 स्क्वायर फीट है, 5,000 स्क्वायर फीट है। क्योंकि एक बड़ी सुंदर लाइन आशुतोष राणा ने बोली थी कि एक 5,000 स्क्वायर फीट के घर में 500 स्क्वायर फीट में आप रहते हो, बचे हुए 4.5 स्क्वायर फीट में आपका अहंकार रहता है, आपका ईगो रहता है। बिल्कुल। तो आप तो 500 स्क्वायर फीट में ही रहने वाले हो, आप घूम फिर के अपने एक बेडरूम को एक बेडरूम में रहने वाले हो, और तो बाकी टाइम तो घूम ही रहे हो इधर उधर कहीं। वो कहीं। रिटर्न ऑन ईगो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, ये हो गई बड़े लोगों की बात जो एड्रेसेस खरीदते हैं, बट कुछ लोग माचिस की टीलियाँ भी खरीदते हैं, छोटे छोटे घर खरीदते हैं। बिल्कुल। उनको क्या करना चाहिए? क्या खरीदना सही है वो डिसीजन? देखिए, अगेन पर्सनल है और आपकी क्षमता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी इनकम में से मैं EMI कंफर्टेबली भर सकता हूं, पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस घर को खरीद लेता हूं, ये सालाना 10% बढ़ेगा, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि आज आपने वो घर खरीदा और समझो 10, 15, 20 साल रखा, आपकी EMI खत्म हो गई, आपने थोड़ा अर्ली रिपेमेंट कर दी, अब वो घर फ्री हो गया। अब आप बोलते हो कि जी मेरा तो 2 बेडरूम का घर था, पर मैं लाइफ में प्रोग्रेस कर गया हूं, मेरी आमदनी बढ़ गई है, मेरा परिवार बड़ा हो गया, मैं 3 बेडरूम का लूंगा। तो अब जिस भाव पे आप 2 बेडरूम बेचोगे पर स्क्वायर फीट, उतने भाव पे तो आपको 3 बेडरूम मिलेगा ना। तो इसको आप, इट्स अ हाउस इज अ रिप्लेसमेंट एसेट। राइट। ठीक है, इट्स अ रिप्लेसमेंट एसेट है। इसलिए कभी भी घर के अप्रिसिएशन को आप प्लीज अपना मत मानो। अब जिस घर में आप रहते हो, जिस घर को आपने कंजम्पशन के लिए लिया है, उस अप्रिसिएशन के आप अधिकार नहीं रखते हो, क्योंकि ना आप उसको बेचने वाले हो। ठीक है, और अगर आप बेचोगे तो अपग्रेड करोगे, रिप्लेस करोगे, और रिप्लेस करोगे तो उसी कॉस्ट पे करोगे। दैट्स इट। तो आपको घर के लिए एक ही चीज सोचनी है, क्या मैं मंथली बेसिस पे इतनी क्षमता रखता हूं कि इसकी EMI दे पाऊं। बस एक ही क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए। डाउन पेमेंट आपने इकट्ठा कर लिया, चाहे आपकी पुरानी सेविंग्स थी, या आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट कर दिया, या फिर इन-लॉज ने सपोर्ट कर दिया, ग्रैंड पेरेंट्स ने सपोर्ट कर दिया, फ्रेंड्स ने सपोर्ट कर दिया, और उसके बाद आप क्या मंथली बेसिस पे अपनी EMI को अच्छे से कंफर्टेबली निभा पाते हो। दैट इज द ओनली डैम क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। तो आई थिंक एक जो मेन पॉइंट निकल करके आ रहा है कि EMI तभी ठीक है जब वो अफोर्डेबल हो। प्रिसाइसली। और दूसरा पॉइंट जो अपने रील में से बहुत ज्यादा स्पेशली निकल के आया था कि यार आप अगर रेंट भर रहे हो तो EMI क्यों नहीं भर लेते उतनी? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखो, मैं रेंट भर रहा हूँ 75,000। अब थोड़ा रिवर्स वर्किंग करता हूँ। हाँ। अगर 75,000 की मेरे को EMI भरनी है, तो आपको पता है मैं कितना लोन ले सकता हूँ? 90 लाख, क्योंकि 800 रुपीज पर लाख की EMI होती है। तो 90 लाख या 95 लाख का लोन ले सकता हूँ। अब अगर मैं 95 लाख का लोन ले सकता हूँ, तो आइडियल रेशियो ऑफ 80-20 के हिसाब से मैं 1.25 करोड़ रुपए का घर ले सकता हूँ। 1.25 करोड़ का घर लेने के लिए मुझे ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाना पड़ेगा। जो मैं रहता हूँ साउथ दिल्ली में, हार्ट ऑफ दिल्ली, एयरपोर्ट से मुश्किल से 40 मिनट दूर। तो जब मैं इतनी प्रोमिनेंट लोकेशन में रहता हूं, तो उस चीज की EMI 3.5 लाख है। तो अगर मेरे को वही घर EMI में लेना, आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि मैं 75,000 EMI दे सकता था, तो उसके लिए तो मुझे फिर ग्रेटर नोएडा जाना पड़ेगा, क्योंकि वही मिल सकता है घर जहां 75,000 की EMI में काम होगा। सो EMI एंड रेंट इन इंडिया कैन नॉट मैच इन दैट सेम लोकेशन। पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं है तो मैं तो एड्रेस ढूंढता हूँ भाई।
मेरे को तो एड्रेस चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए आई थिंक जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो चीज़ गई थी, आप ये समझाना चाह रहे थे कि मुझे अगर रहना तो यही है, अब मैं या तो 70,000 रेंट भर लूँ या 3.5 लाख EMI भर लूँ। उसमें आपकी चॉइस ये थी कि मैं 70,000 रेंट भर लेता हूँ, बाकी अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट कर बाकी देता हूँ। अमाउंट इक्विटी में डालूंगा, 2,80,000 डालता हूँ 12% पे, 20 साल में ये 28 करोड़ हो जाता है। अब मेरा कॉल यही है कि क्या ये घर 28 करोड़ का होगा कि नहीं होगा। अब हिस्टोरिकली मैंने देखा है कि इतना नहीं बढ़ता घर, और ये भी एक बात हमारे रील पे बहुत ज्यादा वायरल हुई कि मैंने कहा था अपार्टमेंट्स के प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, और मैं इस बात को अभी भी फुट डाउन करके रखता हूं कि अपार्टमेंट के प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। उसका रीजन ये है कि या तो आपने इररिप्लेसेबल लोकेशन, हमने तो कमेलियास की बात कर ली, विच इज एन इररिप्लेसेबल लोकेशन, ठीक है, उसने 14 साल के होराइजन में 5x का रिटर्न दिया है। 14 साल के होराइजन में या 12 साल के होराइजन में 5x का रिटर्न दिया है, विच इज द प्रीमियम मोस्ट इररिप्लेसेबल एंड मोस्ट सॉट आफ्टर, क्रीम ऑफ द क्रीम है, क्रीम डाला क्रीम है वो, ठीक है। हाँ, कुछ एक लोकेशंस हो सकती है जो मेरी आंखों में नहीं है, बट मैं कहाँ इंडिया स्कैन करता रहूंगा यार, आपका काम नहीं है ना वो। कोई प्रॉपर्टी एक्सचेंज थोड़ी है मेरे पास कि भाई मैं ढूंढूं कि कहीं मार्केट में रेट्स ऊपर नीचे कहाँ चल रहे हैं। अच्छा, कोई क्या कहते हैं, कोई छोटा सा गांव है सिरौंज के कोई गांव में प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पे मैंने अगर 5 साल पहले लिया होता तो आज वो 3 गुना हो गया होता। मेरे पास वो क्षमता नहीं है। हर कोई तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना इस नहीं, चीज मेरे पास का। क्षमता ही नहीं है। जिनके पास है वो कर ले भैया। हाँ, जो सिरौंज में रहता है वो करे। रियल एस्टेट का बिजनेस थोड़ी हम बुरा बोल रहे हैं, बिल्कुल। बिजनेस अगर आपको करना है आप कर सकते हो। नहीं, मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट भी करो, कोई चक्कर नहीं है। अगर समझिए आप एक जगह रहते हैं या समझते हैं एक जगह को, या आपके कजन्स रहते हैं या कोई रहता है और वो समझता है कि यार ये लोकेशन पे 5 साल बाद रोड कटेगी, कुछ होगा, कुछ रिसेंट डेवलपमेंट आएगी, कुछ एयरपोर्ट का न्यूज आ रही है, कोई इंडस्ट्रियल टाउन यहाँ पे अनाउंस होगा, बूम चल रहा है तो आप वहाँ एक पे। फंड ले सकते हो, पर उस पैसे से ले सकते हो जिसकी आपको इमीडिएटली जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड कर सको ताकि आपको रोना ना पड़े। मैंने क्या कहा, 10 साल बाद 0 रिटर्न्स कमाए मैंने। अगर इस 10 साल में मुझे उस पैसे की जरूरत होती तो अंकित आप बताओ मैं कैसे क्या करता था। आपको तो माइनस में बेचना मेरे को तो माइनस में बेचना पड़ जाता उस टाइम। वो तो क्योंकि मुझे 10 साल में जरूरत नहीं थी तो मैंने 0 तक वेट कर करके लिया। बाहर हुआ हूं मैं। सो व्हेन यू बाय प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी उस पैसे से खरीदिए जिस पैसे की आपको आवश्यकता नहीं है, जिस लिक्विडिटी को आप मिनिमम 10 साल के लिए होल्ड कर सको, और तीसरा आपको रोजमर्रा के कैश फ्लो में उस पैसे की कोई मतलब आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है उस पैसे। भूल सकते हो आप। आपको प्लॉट कैसे लिए जाते थे पता है? पहले घर में बेटी पैदा हुई, पिताजी बोलते थे मैं एक प्लॉट ले रहा हूँ बेटी की शादी के लिए। 25 साल का एसेट था वो, कि आज मैं 5 लाख रुपए डाल देता हूँ बेटी की शादी के लिए, या फिर आज ही वो 5 लाख का गोल्ड ले लेते थे, ठीक है, क्योंकि जब वो होगा तब वो उनको भी पता है 25 साल बाद गोल्ड बढ़ जाता है। तो 25-25 साल के होराइजन में लिया जाता था प्रॉपर्टी को, कि भाई मेरा बेटा पैदा हुआ है इसकी ग्रेजुएशन के लिए होगा, मेरी बेटी हुई है इसकी शादी के लिए। मैं स्टीरियोटाइपिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे वो लोग बहुत क्लियर थे कि व्हाई दे वांट द मनी एंड व्हेन दे वांट द मनी। टाइम होराइजन क्लियर उनका टाइम होराइजन, गोल क्लियर था, पर्पस क्लियर था। तब 25 साल का था, आज 5 साल का भी नहीं है। आज 5 साल का भी किसी का विजन नहीं है। तो फिर आप पैसे कैसे बनाओगे? अच्छा, आपने एक राइट साइकिल को तो मेरे साथ आप आर्ग्यू कर रहे हो, सर क्या बात कर दी, अभी 3 साल पहले गया था मैं फरीदाबाद में, अपार्टमेंट 80 लाख का था, आज वही अपार्टमेंट 1 करोड़ 20 लाख का है। अरे प्रभु, अगर वो अपार्टमेंट आप देखो तो 10 साल पहले 60 लाख का था। तब से देख लो ना, तब से देखो ना। हाँ। तो एंड सम लोकेशंस परफॉर्म कर सकती हैं। हाँ। मेरे को नहीं पता यार, मैं आउटलायर तो exception होंगे, एक्सेप्शंस होंगी कुछ लोकेशंस में। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, गो हेड प्लीज बाय। पर आप तो घर खरीदने निकले थे, तो जब 2 बेडरूम का 3 बेडरूम करोगे तो फिर से वो प्रॉब्लम फेस करोगे। अगर हम आउटलायर को ही कंपेयर कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में भी तो फिर 1000 गुना वाले हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, राकेश जी का पर्सनल किस्सा है ये। उन्होंने घर वालों ने स्ट्रेस दिया कि भाई घर खरीदते हैं। हाँ। उन्होंने क्रिसिल के शेयर्स बेचे, और वो क्रिसिल के शेयर्स बेचे करीबन 40 करोड़ रुपए के। हाँ। 40 करोड़ रुपए से क्रिसिल के शेयर से घर ले लिया, ठीक है। 15 साल बाद वो घर 40 करोड़ का 100 करोड़ हुआ। क्रिसिल के शेयर्स 40 करोड़ के करीबन 1,500 करोड़ के थे। और वो बताते हैं मेरा सबसे बड़ा ये लॉस था। मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है ये जिंदगी का कि मेरे को वो घर कभी नहीं खरीदना। और वो तो ब्लेम ही करते हैं कि घर वालों की वजह से ही ये नुकसान हुआ है मुझे। अब आप सोचो, इतने बड़े निवेशक, चलो ठीक है, उनके लिए 40 करोड़ ना कोई बात ही नहीं थी, उनके पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा, बट बहुत बड़ी सीख थी। पर बहुत बड़ी सीख थी। पर 1,500 करोड़ तो वैल्यूएबल था। हाँ, तो उस दिन वो वापस वो घर कितनी बार ले सकते थे? बार बार वो लेके छोड़ देते हैं एक ऐसा घर। पूरी बिल्डिंग खरीद सकते थे जो उन्होंने बाद में किया। मन्नत, शाहरुख खान का। तो मन्नत की जगह जो शाहरुख खान ने 13-14 करोड़ में खरीदा था, आज वो घर करीबन 200 करोड़ का है। अगर उसी टाइम उसने निफ्टी 50 में डाला होता, बहुत जूते पड़े इसके।
तो देखो वो बहुत अमीर है, कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, प्लीज डोंट कंसीडर एवरीथिंग एज दिस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और शाहरुख भाई दोस्ती बनी रहे। हाँ मतलब सर आपको बहुत रिस्पेक्ट, बात का बुरा मत मानना, मन्नत हमें भी अच्छा लगता है। हम भी फोटो खिंचाते हैं उसके साथ जाके। तो व्हेन ही बॉट इट फॉर 13 करोड़। उसके ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगाया, वो सब किया, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप करी, वो सब किया। टुडे दैट प्रॉपर्टी इज वैल्यूड एट एनीवेयर अराउंड 200-250 करोड़। अब मैं बीच के खर्चे नहीं जोड़ रहा, वही 13 करोड़ अगर उन्होंने निफ्टी 50 में लगाया होता तो आज वो 350-450 करोड़ होता। 2 मन्नत आ तो वो 2 मन्नत ले सकते थे बने बनाए उतने स्केल के। पर ठीक है, उनके लिए प्राथमिकता उस टाइम ये थी, उनको चाहिए था। उनकी और उनके लिए कितनी बड़ी ब्रांड बात वैल्यू है भी तो बनी हाँ, मन्नत उनकी से। वेल्थ, हाँ उनके ब्रांड इमेज बनी, उस ब्रांड इमेज की वजह से बहुत कुछ बना होगा। Right. तो मैंने क्या कहा, ये अमीर लोग ना घर जो भी खरीदते हैं वो इनके माइंड में एक होता है कि इसको बेस्ट ऑप्टिमाइज कैसे करें। सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू नहीं ले रहे हैं, उससे और भी चीजें वो बहुत सारी वसूल चीजें वो लेंगे। लेंगे। और रहने के लिए नहीं ले रहे। बिल्कुल। वो आप सोचो एक आदमी 10 लाख के जूते पहन के 10 करोड़ की मार्केटिंग ले वो गया, अपना ऑरा बना रहा है। वो अपना ऑरा बना गया। अब लोग जानते हैं 10 लाख का जूता 10 लाख का जूता। 10 लाख का जूता वाला बंदा है वो। हाँ। सो बहुत ज्यादा सोच समझ के आपको ये करना पड़ता है। आप इस ट्रैप में पड़ जाते हो फोमो के, और वो आपके साथ खेल जाते हैं। अच्छा, एक